गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स की बात करेंगे। ये सभी इडियम्स ये पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में इनके पूछे जाने की एक अच्छी खासी संभावना है। ये इडियम्स जो है अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से बात नहीं भी करे तो हमारे जो डेली यूजेज में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये अगर आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, तो इडियम्स आपको ये बार बार मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट इडियम्स होगा वो होगा स्पीक एंड स्पैन। वो होगा स्पीक एंड स्पैन। देखिए, जैसे हिंदी में एक शब्द होता है साफ सुथरा, आप लोगों ने सुना होगा। जैसे हिंदी में शब्द होता है साफ सुथरा, वैसे इंग्लिश में भी एक शब्द होता है स्पीक एंड स्पैन। ये पेयर में, जैसे जोड़ा में आया है, हिंदी में जोड़ा में आया है साफ सुथरा, तो वैसे अंग्रेजी में भी एक वर्ड आता है स्पीक एंड स्पैन। यदि कोई चीज यदि स्पीक और स्पैन है तो एकदम वो चकचक है, एकदम साफ सुथरा है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में अगर इंग्लिश में लिखें तो वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है ना, वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है ना, ये इसका सरल भाषा हुआ। जैसे कि कोई महिला है, वो अपने घर को साफ सुथरा रखती है, हम कैसे लिखेंगे? वो अपने घर को साफ सुथरा रखती है, शी कीप्स हर हाउस, ठीक है ना, शी कीप्स हर हाउस स्पीक एंड स्पैन। वो अपने घर को है ना साफ सुथरा रखती है। चलिए हम सेकेंड इडियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड इडियम है वंस एंड फॉर ऑल। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, ये वंस और फॉर ऑल क्या है। देखिए, यदि आप कोई काम को अगर वंस एंड फॉर ऑल करते हैं तो आप उसे अंतिम रूप से कर देते हैं, ठीक है ना, फिर उसे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए जो अगर छोटा सा सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स होगा फाइनली, ठीक है ना, अंतिम रूप से। आप ऐसे समझिए, इसको सेंटेंस से बेहतर समझा जा सकता है, ठीक है ना। वंस एंड फॉर ऑल का यूज सेंटेंस से बेहतर समझा जा सकता है। जैसे कि उसने अंतिम रूप से घर छोड़ दिया, मतलब कि अब घर में लौटने का उसका कोई इरादा नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, उसने अंतिम रूप से अपना घर छोड़ दिया, हम इसको कैसे लिखेंगे? ही लेफ्ट द हाउस, ही लेफ्ट द हाउस, ठीक है ना, वंस एंड फॉर ऑल। तो चलिए ये वंस एंड फॉर ऑल का यूज रहा। यदि कोई काम को अगर आप वंस एंड फॉर ऑल करते हैं, आप उसको सदा के लिए कर देते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड इडियम है वो है पेंडोरास बॉक्स, वह है पेंडोरास बॉक्स। चलिए देखिए, पेंडोरास बॉक्स का मतलब क्या होता है। यहां बॉक्स का मतलब कोई बक्सा से नहीं है। हम जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि इडियम में ना सामूहिक अर्थ लेते हैं, यहां बक्सा से मतलब नहीं है। पेंडोरास बॉक्स का मतलब क्या होता है ना, कि मुसीबत का जड़। यदि कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई जगह यदि किसी के लिए पेंडोरास बॉक्स है तो इसका मतलब है कि वो चीज, वो जगह, वो व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज ऐसा हो सकता है दैट कॉजेस ट्रबल, दैट कॉजेस ट्रबल। पेंडोरास बॉक्स क्या होता है ना, जो कि ट्रबल पैदा करता है। इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, मुसीबत का जड़। अगर कोई चीज किसी के लिए पेंडोरास बॉक्स है तो उसके लिए मुसीबत का जड़ है। अब जैसे कि अगर हम कश्मीर को लेते हैं तो कश्मीर भारत के लिए क्या है? एक तरह से समस्याओं का जड़ है, मुसीबत का जड़ है। हम इसको अगर कैसे लिखना चाहेंगे? कश्मीर हैज बीन ए पेंडोरास बॉक्स, ए पेंडोरास बॉक्स फॉर इंडिया, है ना, फॉर ईयर्स। यह भारत के लिए वर्षों से क्या बना हुआ है? एक मुसीबत का जड़ बना हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन ए जिफ्फी, हमारा अगला जो इडियम है वो है इन ए जिफ्फी। देखिए, यदि कोई काम को अगर आप इन ए जिफ्फी करते हैं, आप उस काम को तुरंत कर देते हैं, शीघ्र कर देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अगर सिंपल भाषा में लिखा जाए तो इसका मतलब होगा वेरी सुन, है ना, शीघ्र। इसको सरल भाषा में समझिए, शीघ्र। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है गेट ऑन, ठीक है ना, गेट ऑन, गेट ऑन, है ना। समवंस के जगह पर आप यहां किसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नर्व, गेट ऑन समवंस नर्व, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी के नर्व को गेट ऑन करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको परेशान करते हैं, आप उसको तंग करते हैं। टू एनवाई इसका सरल सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अगर इंग्लिश में बात करें, टू एनवाई टू इरिटेट, टू एनवाई टू इरिटेट।
इसका हिंदी होता है तंग करना, परेशान करना। तंग करना, ठीक है ना, परेशान करना। अगर आप किसी को, ठीक है ना, अगर सरल भाषा में समझे, अगर आप किसी को गेट ऑन समवन्स नर्व करते हैं, यानी कि आप उसको तंग करते हैं, आप उसको परेशान करते हैं। देखिए मेरे साथ क्या समस्या है, यदि लगातार फोन बज गया है ना, तो ये मुझको ये बर्दाश्त नहीं होता है। लगातार फोन बजना मुझको क्या करता है, ठीक है ना, मुझको तंग करता है, मुझको परेशान करता है। हमको ऐसा कहना है, हम इसको कैसे कहेंगे? देखिए तो, इंसिसेंट फोन कॉल्स। इंसिसेंट मतलब निरंतर, जो रुके नहीं, इंसिसेंट फोन कॉल्स, ठीक है ना। चलिए, गेट ऑन, अब समवन के जगह पर माई लिखना चाहता हूं, उसमें मेरा संबंध है, ठीक है ना, माई नर्व। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इंसिसेंट फोन कॉल्स, गेट ऑन, समवन के जगह पर मैंने अपने आप को रखा और नर्व के लिए हमने नर्व का इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि लगातार जो फोन कॉल्स आते हैं मुझको परेशान करते हैं, तंग करते हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। तो चलिए, पुट समवन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, पुट समवन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पुट समवन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस का मतलब होता है किसी को लज्जित कर देना, शर्मसार कर देना। इसके लिए अगर सिंपल सा अगर हम सिनोनिम्स लिखने की बात सोचे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टू इम्ब्रेस। अगर आप किसी को इम्ब्रेस करते हैं, आप उसको लज्जित कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, अगर सरल भाषा में कहें तो लज्जित करना, ठीक है ना। जैसे कि एक वाक्य देखिएगा, वह मुझे लज्जित करने का कोई मौका नहीं चूकता है। वह मुझे लज्जित करने का कोई मौका नहीं चूकता है। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे? तातीते है, सिंपल टेंस है, ही नेवर मिसेस। देखिए हम इसको कैसे डील किए हैं, ठीक है ना। एनी चांस, ही नेवर मिसेस एनी चांस टू पुट। चलिए, टू पुट, अब यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर समवन के जगह पर मैं अपने लिए रखना चाहता हूं, ठीक है ना। यहां पर समवन जो है ना, पुट के बाद समवन है, इसको मैं अपने लिए रखना चाहता हूं, तो क्या लिख सकता हूं? टू पुट मी, ठीक है ना, आउट ऑफ काउंटिनेंस। टू पुट मी आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, इसका हिंदी क्या निकलेगा? हिंदी ऊपर में लिखा हुआ है, ही नेवर मिसेज एनी चांस, वो कोई मौका नहीं चूकता है, ठीक है ना। टू पुट मी आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, मुझको एम्ब्रेस करने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, नंबर 7। चलिए, डाउन एंड आउट, हमारा अगला है डाउन एंड आउट। देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर डाउन एंड आउट है तो वो पूरी तरह से निर्धन है, ना तो उसके पास मनी है, ना तो उसके पास जॉब है, ठीक है ना। हैविंग, इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हैविंग नो मनी या जॉब, वो पूरी तरह से कंगाल है। इसके लिए एक छोटा सा वर्ड हम लिख सकते हैं, डेस्टिट्यूट। इसके लिए हम छोटा सा वर्ड लिख सकते हैं, है ना। इसका हिंदी होगा दरिद्र या कंगाल, दरिद्र या कंगाल, ठीक है ना। चलिए तो इस वाक्य को देखते हैं। देखिए तो, वेन आई वॉज डाउन एंड आउट, है ना, वेन आई वॉज डाउन एंड आउट नो वन, है ना, हेल्प मी। इसका हिंदी क्या निकलेगा? चलिए इसका हिंदी बहुत सरल तरीके से निकाला जा सकता है, जब मैं कंगाल था, ना तो मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कोई काम था, तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, ठीक है ना। नो वन हेल्प्ड मी। चलिए ये तो डाउन एंड आउट हुआ। यदि कोई व्यक्ति डाउन एंड आउट है तो उसके पास कोई मनी नहीं है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, वो व्यक्ति डेस्टिट्यूट है, ठीक है ना। इसके लिए एक छोटा सा वर्ड डेस्टिट्यूट है। डेस्टिट्यूट का मतलब कंगाल या दरिद्र। चलिए हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है? एन आर्टिकल ऑफ फेथ, एन आर्टिकल ऑफ फेथ। देखिए एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है ना, दृढ़ विश्वास। किसी चीज का जो दृढ़ विश्वास होता है ना, वो एन आर्टिकल ऑफ फेथ कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए फर्मली हेल्ड बिलीफ, ए फर्मली हेल्ड बिलीव, ये जो होता है ना, ये होता है एन आर्टिकल ऑफ फेथ होता है, ठीक है ना। इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, दृढ़ विश्वास। चलिए इस एक सेंटेंस देख लिया जाए। फॉर मेनी पीपल, ठीक है ना, इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ
ठीक है ना, इट इज एन आर्टिकल फॉर फेथ दैट इंडिया विल बी अ सुपर पावर सम टाइम। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए एक ये विश्वास का चीज है कि है ना, भारत कभी ना कभी आने वाले समय में एक सुपर पावर बनेगा। अभी क्या स्थिति है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में भारत जो होगा एक सुपर पावर होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों का एक क्या है, एक दृढ़ विश्वास है। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा जो 9 नंबर का जो है, पहले 9 नंबर देखते हैं इडियम। 9 नंबर क्या कहता है, टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज, देखिए टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है, अगर कभी आप फास्ट एंड लूज प्ले करते हैं, यानी कि आप किसी से बेईमानी पूर्वक काम करते हैं, डिसऑनेस्टली बिहेव करते हैं, टू एक्ट, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, टू एक्ट डिसऑनेस्टली, टू एक्ट डिसऑनेस्टली। इसको अगर हिंदी तक अगर तोड़ के लिखा जाए तो इसको हिंदी हम कैसे लिखेंगे, बेईमानी पूर्वक, ठीक है ना, कार्य करना, बेईमानी पूर्वक काम करना। आज देखिए, आज न्यूज रिपोर्टर्स की क्या हालत है, चैनल आप भी देखते हैं, न्यूज चैनल, ये सारे जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनके साथ ही खिलवाड़ करते हैं। आज के जो भी न्यूज रिपोर्टर्स हैं वो फैक्ट के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो उनका काम नहीं है, ठीक है ना। हम इसी चीज को कैसे लिखेंगे, देखिए तो न्यूज रिपोर्टर्स, हम इसी चीज को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, न्यूज रिपोर्टर्स आर प्लेइंग, ठीक है ना। चलिए फास्ट एंड लूज, न्यूज रिपोर्टर्स आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज विथ द फैक्ट्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा, देखिए इसका हिंदी ये निकलेगा कि जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं वह सच्चाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बेईमानी पूर्वक काम कर रहे हैं, जो उनके साथ नहीं होना चाहिए, उस फैक्ट के साथ ऐसा बात नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ये सभी के सभी इडियम्स ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे इनके रिपीट होने के पूरे और पूरे चांस है, ठीक है। अगर हम एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बात ना भी करें तो अगर आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो या कुछ भी सुनते हैं, आप समाचार सुनते हैं, कोई डिस्कशन सुनते हैं, तो आपको ये सारे के सारे इडियम्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ये हाईली फ्रीक्वेंट ये इडियम्स है, तो आप इनको थोड़ा सा सीरियसली इनको देखें। चलिए हम लोग नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नंबर 10 देखते हैं, इडियम्स क्या है, कंगारू कोट। देखिए कंगारू कोट कैसा कोट होता है, ठीक है ना। ये कंगारू कोट, किस तरह के कोट को ना कंगारू कोट कहते हैं। देखिए कंगारू कोट वैसे कोट होते हैं जो कि गैर कानूनन होते हैं, ठीक है ना। ये लोग मतलब अपने में बैठक बना लेते हैं और निर्णय दे देते हैं किसी चीज को लेकर के। आप देखिएगा हरियाणा में ना खाप पंचायत एक तरह का बहुत कॉमन चीज है, खाप पंचायत, ठीक है ना। ये तरह तरह के ये फरमान सुनाते हैं और अक्सर ये न्यूज में रहते हैं। तो खाप पंचायत इज ए टाइप ऑफ कंगारू कोट, ठीक है ना, मोर कॉमन इन हरियाणा, और ये हरियाणा में ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना, हरियाणा में ये ज्यादा कॉमन है। तो कंगारू कोट कौन सा कोट होगा, ये अवैध कोट होगा, ये गैर कानूनन कोट होगा। ये कुछ लोग है ना, ये कुछ लोग अपने आप में एक न्यायालय बना लेते हैं और फरमान सुना देते हैं, ठीक है ना। ये इलीगल कोट होगा। तो इसको हम किस तरह से, कंगारू कोट का मतलब हम कौन सा कोट समझेंगे, इलीगल कोट, ठीक है ना, इलीगल कोट। और इसका जो सिंपल अगर हिंदी अगर लिखे तो गैर कानूनन न्यायालय। चलिए ये रहा हमारा कंगारू कोट। चलिए नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं, वाइड ऑफ द मार्क। हमारा अगला जो है वाइड ऑफ द मार्क है। देखिए वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है, गलत, इनएक्यूरेट। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है गलत, इनएक्यूरेट। अगर कोई चीज यदि वाइड ऑफ द मार्क है तो वो चीज गलत है। जैसे कि आप ये वाक्य देखिए, हिज कैलकुलेशन, उसने जो गणना किया है, ठीक है ना, इज वाइड ऑफ द मार्क, हिज कैलकुलेशन इज वाइड ऑफ द मार्क, यानी कि उसका जो कैलकुलेशन है वो गलत कैलकुलेशन है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नंबर 12 की ओर देखते हैं। देखिए एक कहावत है, व्हेन पिग्स फ्लाई,
व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब क्या होता है? देखिए पिग कभी उड़ता नहीं है, ठीक है ना। पिग के बारे में ऐसा है कि पिग कभी उड़ने वाला जानवर है नहीं, तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या होता है? सॉरी, चलिए व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यदि कोई पिग्स यदि फ्लाई करता है तो ऐसा चीज जो कभी होने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। समथिंग, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? समथिंग दैट, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ठीक है ना। कभी नहीं होने वाली चीज को कहते हैं, जो चीज असंभव चीज है, जो हो नहीं सकता है, पिग्स कभी फ्लाई कर नहीं सकता है, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, है ना, इसको कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। चलिए, मतलब असंभावित चीज, आप इसको सिंपल भाषा में अगर आप हिंदी से समझना चाहते हैं तो असंभावित चीज, असंभव चीज जो कभी हो नहीं सकता है। चलिए, कह रहा है क्या कि पाकिस्तान, पाकिस्तान विल ऑक्युपाई कश्मीर, कह रहा है क्या? पाकिस्तान विल ऑक्युपाई कश्मीर, पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई। देखिए अब ये तो पिग्स फ्लाई कभी हो नहीं सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर अर्थात कहा जाए दूसरे शब्दों में, अर्थात पाकिस्तान जो है वो कभी भी कश्मीर पर वो कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कभी पिग उड़ेगा नहीं, कभी पिग उड़ेगा नहीं तो पाकिस्तान कभी कब्जा करेगा नहीं। अर्थात पाकिस्तान, अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को हथिया नहीं सकता है, हथिया नहीं सकता है। आप इसको सरल भाषा में समझें। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स, हमारा अगला जो इडियम्स है वो आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है बीमार, इल कह लीजिए, सिक कह लीजिए, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर आउट ऑफ सॉर्ट्स है, इसका मतलब है कि वह बीमार है, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है बीमार। चलिए हम लोग नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे क्या? द सोड, द सोड ऑफ डैमोकल्स, द सोड ऑफ डैमोकल्स। देखिए सोड ऑफ डैमोकल्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अप्रिय चीज है जो कभी भी हो सकता है, एक ऐसा अप्रिय चीज है ना। सोड ऑफ डैमोकल्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अप्रिय चीज जो कभी भी घटित हो सकता है, ठीक है ना। एक ऐसा, इसको सरल भाषा में कहेंगे कैसे? एक ऐसा अप्रिय चीज, अप्रिय चीज जो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसको कहते हैं द सोड ऑफ डैमोकल्स। जैसे देखिए भारत और चीन का युद्ध कभी भी हो सकते हैं, जैसा स्थिति बना हुआ है सीमा रेखा पर, तो उससे यही आभास होता है कि भारत और चीन के वार ना इन द फ्यूचर कभी भी हो सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? इंडो-सीनो, इंडो मतलब भारत और सीनो मतलब चाइना। इंडो-सीनो वार इज हैंगिंग, है ना, तलवार लटकता है ना, सिर के ऊपर क्या होता है? तलवार लटकता है। इंडो-सीनो वार इज हैंगिंग, ठीक है ना, लाइक द सोड। इसको कैसे लिखेंगे? लाइक द सोड किस तरह से लटका हुआ है? लाइक द सोड ऑफ डैमोकल्स, लाइक द सोड ऑफ डैमोकल्स। चलिए इसके बाद हम आते हैं नंबर हमारा अगला जो है, चलिए कॉक हुप। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम, कॉक हुप मतलब अति प्रसन्न। कॉक हुप का मतलब अति प्रसन्न, ठीक है ना। और एक और इडियम है इसी चीज को कहने के लिए, ऑन क्लाउड नाइन। देखिए आसमान सातवां होता है लेकिन क्लाउड नाइन होता है, इसको समझना होगा। ये फिक्स है, 9 की जगह पर 10 नहीं आएगा। आपको पहले बताया जा चुका है कि इडियम्स में जो चीज होते हैं वो फिक्स होते हैं, क्लाउड के जगह पर रेन नहीं आएगा। तो ये सारी बातें फिक्स है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, कॉक हुप है अथवा ऑन क्लाउड नाइन है, यानी कि वो अति प्रसन्न है, ठीक है ना। तो इसको आप समझिए कि प्लीज्ड, इसको अगर सरल साइनो कहें तो प्लीज्ड, और अगर हिंदी कहें तो अति प्रसन्न, और अगर इसका हिंदी कहें तो अति प्रसन्न। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 16 की तरफ आते हैं। चलिए कह रहे कि फुल ऑफ बीन्स, कह रहा है क्या? अब हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वह है, कह रहा है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या हुआ है ना? यदि कोई व्यक्ति अगर फुल ऑफ बीन्स है, यानी कि वो उत्साह से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे? लाइवली, लाइवली, ठीक है ना। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स,
ठीक है ना। इसको तोड़ के लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं पूरे जोश में है वो, ठीक है ना, पूरे जोश में है ना, उत्साहपूर्ण है, उत्साहपूर्ण है, जैसे कि आप ऐसे समझे, ठीक है ना। ऑल दो ही इज ओवर 70, ही इज फुल ऑफ बीन्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि यद्यपि, है ना, वह 70 साल के ऊपर का है, वह जोश से भरा हुआ है, वह उत्साह से भरा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। कह रहा है क्या, होल्ड वाटर। देखिए ये कह रहा है क्या, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का इस्तेमाल जो होता है ना, निगेटिव सेंटेंस में होता है। पहले आप ऐसा समझिए। इसका अगर कहिएगा सर सेंटेंस बनाइए, तो इसका जो सेंटेंस बनाएंगे वो निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है, सच होना। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा तो इसका अर्थ निकलेगा सच नहीं होना, ठीक है ना। टू बी ट्रू, इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो टू बी ट्रू, ठीक है ना, सच होना। लेकिन चूंकि सेंटेंस जो बनेगा वो निगेटिव के साथ बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि अब उसका तर्क गलत है, उसका तर्क सच नहीं है ना, हम कैसे लिखेंगे, हिज आर्गुमेंट। वो जो तर्क दे रहा है ना, वो गलत तर्क दे रहा है, उसका तर्क सही नहीं है। हिज आर्गुमेंट्स, ठीक है ना, डोंट, निगेटिव सेंटेंस में बन गया, डोंट होल्ड वाटर, ठीक है ना। उसने जो आर्गुमेंट्स उसने पेश किया, उसका आर्गुमेंट्स सच नहीं है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कह रहा है कि सो द विंड एंड रीप द, सॉरी, एंड रीप द व्हर्लविंड। चलिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपने विंड बोया और व्हर्लविंड पाया, मतलब काटा व्हर्लविंड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि अपने कर्मों का, है ना, दुष्परिणाम झेलना। आपने जो गलत काम किया है ना, कह रहे कि सो द विंड, बहुत ही टॉप क्लास का इडियम है, सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड। इसका मतलब क्या होता है, टू सफर। इसको अगर सरल भाषा में तोड़ के लिखे, टू सफर द कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, to suffer the consequences of one's action, one's actions। इसका हिंदी क्या होता है, कर्मों का फल भोगना, कर्मों का, सॉरी, कर्मों का, कर्मों का फल भोगना, ये होता है, ठीक है ना। सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नंबर 19 में है, कह रहा है कि ऑन द ब्रिंक ऑफ। देखिए यदि कोई चीज ऑन द ब्रिंक ऑफ है, यानी कि एकदम मुहाने पर आ गया है, एकदम नजदीक आ गया है। यदि कोई चीज, यदि कोई चीज ऑन द ब्रिंक ऑफ है, तो इसका मतलब है, देखिए इस चीज को ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है। और एट या ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ। देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ही बात करने के लिए 3 इडियम्स, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्च ऑफ, एट द थ्रेशोल्ड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है ना, मुहाने पर, दहलीज पर, ठीक है ना। इसको आप, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, चौखट। घर का चौखट का अंग्रेजी क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है। ऐसे अगर इसका शुद्ध अगर हिंदी कहा जाए तो चौखट का अंग्रेजी ये होता है थ्रेशोल्ड। लेकिन कोई चीज यदि ऑन द थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब कि चौखट पर आ गया है, इसका मतलब है कि वो काफी नजदीक है। तो इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है काफी निकट। यदि कोई चीज यदि ऑन द ब्रिंक ऑफ है, ऑन द वर्ज ऑफ है, तो वो चीज काफी निकट है। चलिए एक सेंटेंस से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए तो हम लिख सकते हैं, देखिए तो ही इज, हम ऐसे लिख सकते हैं कि द हिज हेल्थ ऑन द ब्रिंक ऑफ, लिख सकते हैं द इकोनॉमिक फेल्योर, द इकोनॉमिक क्राइसिस, आप ऐसे समझिए, इज ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या है, या इसको हम और भी दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, द इकोनॉमिक क्राइसिस, द इकोनॉमिक, ऐसे लिख सकते हैं, द इकोनॉमिक क्राइसिस इज ऑन द ब्रिंक ऑफ, द इकोनॉमिक, सॉरी यहां पर थोड़ा सा वर्ड बदल देते हैं, द इकोनॉमिक सिचुएशन, इसको थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है,
ठीक है ना। ये पूरे सेंटेंस को ही हम थोड़ा सा आपके अनुकूल पहले लिख देते ताकि आप इसको बेहतर समझ सके। चलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ, आप ऐसे समझिए, ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ। इसका मतलब क्या है कि वह मृत्यु के काफी नजदीक है। एकदम सरल भाषा में मैं इसे समझाना चाहता हूं। ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ का मतलब क्या हुआ कि वो जस्ट अब मरने ही वाला है, मरने के एकदम कगार पर पहुंच गया है, मरने के एकदम कगार पर पहुंच गया है, आप ऐसे समझिए। तो चलिए अब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए द इकोनॉमिक कंडीशन, द इकोनॉमिक कंडीशन, चलिए, ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, इज ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक, या ऑन द ब्रिंक के जगह पर वर्ज भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का हिंदी एक ही है, कोलैप्स। इसका हिंदी क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की जो आर्थिक जो कंडीशन है एकदम ढह जाने के कगार पर है, ठीक है। तो चलिए ये रहा यूज ऑन द ब्रिंक ऑफ का। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा। हम आगे अभी इडियम्स के और भी वीडियोस लेकर आपके लिए आएंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होंगे। तो आप इस यूएस वर्चुअल कैंपस से जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आज की बात बस इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।